नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो चुपचाप धीरे धीरे पूरी दुनिया की सोच बदल रहा है। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की, लेकिन उस पाई नेटवर्क की नहीं जिसे आप सिर्फ एक मोबाइल माइनिंग ऐप समझते हैं। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क 2026 की, जहां यह सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं रह गई, बल्कि बन चुकी है एक ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही नहीं, आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की जिसे लोग कह रहे हैं सॉवरेन एल्गोक्रेसी, मतलब एल्गोरिथम से चलने वाली सॉवरेनिटी, जहां सरकार, पैसा, पहचान, नियम और कंट्रोल सब कुछ कोड और लेजर से तय होगा। तो दोस्तों, आइए इसे समझते हैं और समझते हैं कि कैसे हम जैसे आम पायोनियर्स जिन्होंने सिर्फ मोबाइल पर बटन दबाया, असल में एक नए युग की नींव रख रहे थे। 2026 की दुनिया कैसी हो चुकी है दोस्तों? 2026 की दुनिया वैसी नहीं है जैसी 2020 या 2022 में थी। आज टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और गवर्नेंस तीनों एक ही जगह आकर मिल चुके हैं। अब सरकारें सिर्फ कानून नहीं बनाती, अब सरकारें डिजिटल सिस्टम्स बनाती हैं। अब पैसा सिर्फ नोट और बैंक अकाउंट नहीं, अब पैसा ब्लॉकचेन पर चलता है। अब पहचान सिर्फ आधार कार्ड या पासपोर्ट नहीं, अब पहचान डिजिटल आइडेंटिटी से तय होती है। और यही वो जगह है जहां पाई नेटवर्क एंट्री करता है। शुरुआत में जब पाई नेटवर्क आया था, लोगों ने इसे हल्के में लिया। किसी ने कहा यह कभी लिस्ट नहीं होगा, किसी ने कहा यह स्कैम है, किसी ने कहा यह फेक माइनिंग है। लेकिन 2026 में वही पाई नेटवर्क अब सिर्फ कॉइन नहीं, बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांजैक्शन, पहचान, नोड्स और गवर्नेंस सब कुछ एक साथ संभाल रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, सॉवरेन एल्गोक्रेसी आखिर होता क्या है दोस्तों? इस शब्द को तोड़कर समझते हैं। सॉवरेन मतलब खुद का शासन, अपनी सत्ता। एल्गो मतलब एल्गोरिथम यानी कोड क्रेसी, मतलब शासन व्यवस्था, मतलब ऐसी गवर्नेंस जो नेताओं के भाषण से नहीं बल्कि कोड के नियमों से चले। जहां यह तय न हो कि कौन पावर में है, बल्कि यह तय हो कि कौन सिस्टम में एक्टिव है। जहां वोट सिर्फ बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ब्लॉकचेन कंसेंसस से हो। जहां नियम सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखे हों। और दोस्तों, यही मॉडल धीरे धीरे पाई नेटवर्क पर बनता जा रहा है। पाई नेटवर्क सिर्फ कॉइन क्यों नहीं रहा? अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। पाई नेटवर्क अब सिर्फ कॉइन नहीं रहा। पहले क्या था? आप ऐप खोलते थे, बटन दबाते थे, माइनिंग होती थी और आप खुश हो जाते थे। लेकिन 2026 में पाई नेटवर्क में क्या है? ओपन मेन नेट, परमानेंट ट्रांजैक्शंस, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, ग्लोबल नोड्स, KYC आधारित डिजिटल आइडेंटिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नेंस लेयर। मतलब अब यह सिर्फ मनी ट्रांसफर ऐप नहीं, अब यह पूरा डिजिटल नेशन फ्रेमवर्क बन चुका है, जहां हर पायनियर सिर्फ यूजर नहीं बल्कि एक सिटीजन बन चुका है। जहां हर ट्रांजैक्शन सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड बन जाता है जो सिस्टम की ताकत बढ़ाता है। पायनियर्स ने अनजाने में क्या बना दिया? अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है। आपने क्या सोचा था? आप बोले थे मैं तो बस फ्यूचर के लिए कॉइन जमा कर रहा हूं। लेकिन असल में आप क्या कर रहे थे? आप नेटवर्क को ट्रेन कर रहे थे, आप लेजर को मजबूत कर रहे थे, आप नोड्स को सपोर्ट कर रहे थे, आप आइडेंटिटी नेटवर्क बना रहे थे। हर बार जब आपने माइनिंग की, हर बार जब आपने ट्रांजैक्शन किया, हर बार जब आपने KYC किया, आपने एक इंट रखी, एक नई डिजिटल इमारत की। और आज वही इमारत ग्लोबल गवर्नेंस की नींव बन चुकी है। आप सिर्फ यूजर नहीं थे, आप बिल्डर थे। अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 2026 में दो बड़े पावर सेंटर उभरे। एक तरफ एक पूर्व राजनीतिक नेता जो नेशनल सॉवरेनिटी को डिजिटल सिस्टम से मजबूत करना चाहता है। वह चाहता है हर नागरिक की पहचान, हर ट्रांजैक्शन, हर संसाधन एक लेजर पर हो। दूसरी तरफ एक टेक्नोक्रेट जो मार्स तक फाइनेंशियल सिस्टम ले जाना चाहता है। वह चाहता है ऐसा ब्लॉकचेन जो पृथ्वी और मंगल दोनों जगह चल सके। ऊपर से देखने में दोनों दुश्मन लगते हैं, लेकिन असल में दोनों का रास्ता एक ही जगह आकर मिल रहा है और वह जगह है पाई नेटवर्क। अब सोचिए,
एक तरफ नेशनल डिजिटल करेंसी, एक तरफ इंटरप्लैनेटरी फाइनेंस। दोनों को क्या चाहिए? एक सिक्योर लेजर, एक स्केलेबल नेटवर्क, एक आइडेंटिटी लेयर, एक ट्रस्ट सिस्टम। और यही सब पाई नेटवर्क पहले से बना चुका है। मतलब जो सिस्टम आपने मोबाइल पर मजाक समझकर यूज किया, वही सिस्टम अब अर्थ और मार्स के बीच पैसा घुमा सकता है। अब ये कोई नहीं, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब यहां सवाल उठता है, क्या यह सब खतरनाक है या यह मौका है? दोस्तों, सच यह है दोनों। एक तरफ आपके पास ताकत है, आप गवर्नेंस में हिस्सा ले सकते हैं, आप डिजिटल इकोनॉमी में रोल निभा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपका हर कदम लेजर पर रिकॉर्ड हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन, हर पहचान, हर एक्टिविटी एक सिस्टम का हिस्सा बन रही है। मतलब आप आजाद भी हैं और निगरानी में भी यही है सॉवरेन एल्गोक्रेसी की असली सच्चाई। अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरी व्यवस्था को चला रहा है। जब पाई नेटवर्क ने ओपन मेननेट लॉन्च किया तो ज्यादातर लोगों ने सोचा, अच्छा, अब ट्रांजैक्शन ओपन हो गए, अब एक्सचेंज लिस्टिंग होगी, अब प्राइस बढ़ेगा। लेकिन असली कहानी इससे कहीं बड़ी थी। ओपन मेननेट का मतलब था अब हर ट्रांजैक्शन परमानेंट है। अब हर ट्रांजैक्शन पब्लिक लेजर पर लिखा जा रहा है। अब हर ट्रांजैक्शन फ्यूचर गवर्नेंस का हिस्सा बन रहा है। मतलब अब पाई नेटवर्क खेल का मैदान नहीं रहा, अब यह संविधान की किताब बन चुका है, जहां हर एंट्री एक नियम, एक अधिकार और एक जिम्मेदारी बन रही है। दोस्तों, परमानेंट लेजर का मतलब सिर्फ यह नहीं कि डेटा कभी डिलीट नहीं होगा। इसका असली मतलब है आपका व्यवहार, आपकी विश्वसनीयता, आपकी भागीदारी, आपकी एक्टिविटी, सब कुछ एक डिजिटल प्रोफाइल बना रहा है। आज आप सोचते हैं मैंने 10 पाई भेजे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सिस्टम सोचता है इस यूजर ने ट्रांजैक्शन किया, यह यूजर एक्टिव है, यह यूजर रिस्क नहीं है, यह यूजर नेटवर्क के लिए वैल्यू लाता है। और धीरे धीरे यही प्रोफाइल भविष्य में तय करेगा आपको कितना क्रेडिट मिलेगा, आपको कौन सा ऐप एक्सेस मिलेगा, आपको कौन सी गवर्नेंस पावर मिलेगी। अब बात करते हैं नोड्स की। अभी तक लोग समझते थे नोड मतलब बस एक लैपटॉप पर चलने वाला सॉफ्टवेयर। लेकिन 2026 में नोड का मतलब बदल चुका है। नोड अब वैलिडेटर है, गेटकीपर है, ट्रैफिक कंट्रोलर है और गवर्नेंस एजेंट है। हर नोड यह तय करता है कौन सा ट्रांजैक्शन सही है, कौन सा फेक है, कौन सा सिस्टम के खिलाफ है। मतलब आपका लैपटॉप अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक डिजिटल ऑफिसर बन चुका है। नोड चलाने वाला पायनियर असल में कौन है? अब एक इमोशनल बात, जो पायनियर नोड चला रहा है वह सोचता है मैं तो बस नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन असल में वह कानून लागू कर रहा है, वह नियमों को मजबूत कर रहा है, वह लेजर को साफ रख रहा है। मतलब वह खुद सॉवरेन एल्गोक्रेसी का एक अधिकारी बन चुका है। बिना चुनाव लड़े, बिना किसी पदवी के, बिना किसी वर्दी के, बस एक इंटरनेट कनेक्शन और एक कंप्यूटर से गवर्नेंस लेयर कैसे बन रही है? अब सबसे जरूरी हिस्सा गवर्नेंस लेयर। शुरुआत में पाई नेटवर्क में कोई गवर्नेंस नहीं थी, सब कुछ कोर टीम तय करती थी। लेकिन 2026 में अब सिस्टम धीरे धीरे कम्युनिटी को रोल दे रहा है। अब कुछ फैसले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं, अब कुछ फैसले कंसेंसस से होते हैं, अब कुछ फैसले नोड वोटिंग से होते हैं। मतलब अब नियम इंसानों की मीटिंग में नहीं कोड के अंदर बन रहे हैं। और यही है एल्गोक्रेसी का असली मतलब, डिजिटल आइडेंटिटी का असली खेल। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल चीज की, डिजिटल आइडेंटिटी। पाई नेटवर्क में केवाईसी सिर्फ इसलिए नहीं था कि फेक अकाउंट हटाए जाएं। केवाईसी का असली मकसद था हर इंसान को एक लेजर आधारित पहचान देना। ऐसी पहचान जो बैंक से जुड़ी हो, ऐसी पहचान जो ट्रांजैक्शन से जुड़ी हो, ऐसी पहचान जो गवर्नेंस से जुड़ी हो। मतलब आपका नाम, आपका चेहरा, आपका पैसा, आपका व्यवहार, सब कुछ एक ही सिस्टम में लॉक हो रहा है। आज पहचान सुविधा है, कल नियम बन जाएगी। आज आप सोचते हैं अच्छा है, अब फेक अकाउंट नहीं होंगे, अब स्कैम कम होंगे, लेकिन कल यही पहचान तय करेगी आप कौन सा ऐप यूज कर सकते हैं, आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको कौन सा लोन मिलेगा, आपको वोट देने का हक मिलेगा या नहीं। मतलब पहचान धीरे धीरे निगरानी में बदल रही है। और यही है
सॉवरेन ओलिगोक्रेसी की साइलेंट शुरुआत। गवर्नेंस और पैसा अलग नहीं रहेंगे। पुराने जमाने में पैसा अलग था, सरकार अलग थी, कानून अलग था, लेकिन अब पैसा ही कानून बन रहा है, कानून ही पैसा बन रहा है। अगर आप सिस्टम में एक्टिव हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी पावर बढ़ती है। अगर आप सिस्टम से बाहर हैं, आपका वजूद धीरे धीरे खत्म होता है। मतलब भविष्य में गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होगी, गरीबी सिस्टम एक्सेस की होगी। एक चुपचाप बनती डिजिटल सरकार। दोस्तों, कोई घोषणा नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन 2026 में एक डिजिटल सरकार चुपचाप बन चुकी है, जिसका नाम है पाई नेटवर्क गवर्नेंस लेयर। जहां नियम कोड से बनते हैं, सजा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मिलती है, इनाम लेजर से तय होता है, पहचान सिस्टम से मिलती है, और हम सब उसके पहले नागरिक बन चुके हैं। अब बात करते हैं आपकी मतलब पायनियर की। पायनियर सिटीजन है या सिर्फ रिसोर्स? सबसे पहले एक कड़वा सवाल, आप इस सिस्टम में क्या हैं, सिटीजन या रिसोर्स? आज आप सोचते हैं मैं इस नेटवर्क का मालिक हूं, मैंने माइनिंग की, मैंने इसे बड़ा किया। लेकिन सिस्टम सोचता है यह यूजर एक्टिव है, यह डेटा देता है, यह ट्रांजैक्शन करता है, यह नेटवर्क को वैल्यू देता है। मतलब आप सिर्फ यूजर नहीं, आप एक इनपुट हैं, एक ऐसा इनपुट जिससे सिस्टम सीखता है, मजबूत होता है और पावरफुल बनता है। आपकी पावर कहां से आती है? अब बात करते हैं आपकी ताकत की। आपकी पावर कॉइन से नहीं आती, आपकी पावर प्राइस से नहीं आती। आपकी असली पावर आती है आपकी एक्टिविटी से, आपकी विश्वसनीयता से, आपकी नेटवर्क वैल्यू से, आपकी नोड सपोर्ट से, आपकी ऐप यूज से। मतलब जो पायोनियर ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा सिस्टम के साथ है, वही पायोनियर भविष्य में ज्यादा अधिकार पाएगा। रेप्यूटेशन स्कोर का जन्म 2026 में पाई नेटवर्क के अंदर एक साइलेंट सिस्टम बन चुका है, रेप्यूटेशन स्कोर। हालांकि इसे ऑफिशियल नाम कुछ और दिया गया है, लेकिन काम वही है। हर यूजर का ट्रांजैक्शन बिहेवियर, डिफॉल्ट हिस्ट्री, ऐप एक्टिविटी, नोड सपोर्ट, कम्युनिटी, योगदान, सब कुछ मिलकर एक स्कोर बनाता है, और वही स्कोर तय करता है आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। लोन, सब्सिडी और पावर अब स्कोर से मिलेगी। अब एक रियल सीन सोचिए, आप भविष्य में पाई नेटवर्क पर लोन लेना चाहते हैं, सब्सिडी चाहते हैं, या किसी गवर्नेंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सिस्टम पूछेगा आपका रेप्यूटेशन स्कोर क्या है। अगर स्कोर अच्छा है तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर स्कोर खराब है तो आप चाहे कितना भी कॉइन रखें, आप बाहर रहेंगे। मतलब पैसा सेकेंडरी हो जाएगा, व्यवहार प्राइमरी बन जाएगा। स्टेकिंग नया टैक्स कैसे बन रहा है? अब बात करते हैं स्टेकिंग की। आज आप सोचते हैं मैं कॉइन लॉक कर रहा हूं और रिवॉर्ड पा रहा हूं, लेकिन सिस्टम सोचता है यह यूजर नेटवर्क में पैसा लॉक कर रहा है, यह सिस्टम को स्थिर बना रहा है, यह सिस्टम पर भरोसा दिखा रहा है। मतलब जो ज्यादा स्टेक करेगा वह ज्यादा भरोसेमंद माना जाएगा, और भविष्य में उसे ज्यादा अधिकार, ज्यादा फैसले की पावर, ज्यादा एक्सेस मिलेगा। मतलब स्टेकिंग धीरे धीरे डिजिटल टैक्स बन रहा है। पाई एप्स कैसे डिजिटल कानून बनेंगे? अब बात करते हैं पाई एप्स की। आज आप सोचते हैं यह तो बस शॉपिंग ऐप है, यह तो बस गेम है, यह तो बस सर्विस ऐप है। लेकिन 2026 में पाई एप्स सिर्फ बिजनेस नहीं है, वे नियम बनाते हैं, शर्तें तय करते हैं, जुर्माना लगाते हैं, इनाम देते हैं। मतलब हर ऐप एक छोटा डिजिटल राज्य बन चुका है, और पाई नेटवर्क उन सबका सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए आपने किसी ऐप में फ्रॉड किया, किसी डील में चीटिंग की, किसी नियम को तोड़ा, तो क्या होगा? कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई कोर्ट नोटिस नहीं आएगा, लेकिन आपका रेप्यूटेशन स्कोर गिरेगा, आपका वॉलेट लिमिट होगा, आपका ऐप एक्सेस बंद होगा, आपकी गवर्नेंस पावर छीनी जाएगी। मतलब सजा अब कोर्ट देगा। अब एक और खतरनाक बात, धीरे धीरे आप सिटीजन नहीं, सब्सक्राइबर बनते जा रहे हैं। आप सिस्टम में रह सकते हैं जब तक आप नियम मानते हैं। अगर आप नियमों से बाहर गए तो सिस्टम आपको शैडो बैन कर देगा। मतलब आप दिखेंगे लेकिन आपको कोई पावर नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है, तो आजादी कहां है दोस्तों? आजादी सिस्टम तोड़ने में नहीं, सिस्टम समझने में है। अगर आप समझ गए
यह सिस्टम कैसे स्कोर बनाता है, यह कैसे पावर देता है, यह कैसे सजा देता है, तो आप उसके अंदर रहकर भी खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं, पाई नेटवर्क सिर्फ कॉइन नहीं, एक गवर्नेंस सिस्टम बन चुका है। आपकी पहचान सिस्टम में लॉक हो रही है, आपकी पावर स्कोर से तय हो रही है और कोड कानून बन रहा है। अब बात करते हैं उस टकराव की जो 2026 में खुलकर सामने आया। सरकारों को अचानक डर क्यों लगा? शुरुआत में सरकारों ने पाई नेटवर्क को हल्के में लिया। उन्हें लगा यह भी एक और क्रिप्टो है, कुछ लोग खेलेंगे फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन 2026 आते आते एक चीज साफ हो गई, लाखों नहीं करोड़ों लोग पाई नेटवर्क पर लेन देन कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, पहचान बना रहे हैं और ऐप्स पर निर्भर हो रहे हैं। मतलब लोग धीरे धीरे सरकारी सिस्टम से ज्यादा पाई सिस्टम पर भरोसा करने लगे। यहीं से सरकारों को डर लगना शुरू हुआ। असली डर पैसा नहीं था, कंट्रोल था। सरकारों को सबसे ज्यादा डर किस बात का था? प्राइस से या टैक्स से नहीं, असली डर था कंट्रोल लॉस। जब सरकार पैसा छापती है तो वह पावर में होती है, लेकिन जब पैसा डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पर चलने लगे तो सरकार की छपाई मशीन बेकार हो जाती है। जब पहचान ब्लॉकचेन से तय होने लगे तो सरकारी आईडी सेकेंडरी हो जाती है। मतलब सरकारों को समझ आ गया, यह कॉइन नहीं, यह पैरेलल स्टेट बन रहा है। अब 2026 में एक नई जंग शुरू हुई, डिजिटल करेंसी वॉर्स। हर देश ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी शुरू कर दी। उनका मकसद था लोगों को फिर से सरकारी डिजिटल पैसे पर लाना। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, सरकारी डिजिटल करेंसी में प्राइवेसी कम थी, फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, ग्लोबल यूज नहीं था, एप्स का इकोसिस्टम नहीं था और पाई नेटवर्क में सब कुछ पहले से मौजूद था। अब दुनिया में दो सिस्टम बन चुके हैं। सिस्टम 1 सरकार का सिस्टम, जहां नियम ऊपर से आते हैं, जहां पैसा कंट्रोल्ड है, जहां पहचान सरकारी है। सिस्टम 2 पाई नेटवर्क सिस्टम, जहां नियम कोड से आते हैं, जहां पैसा डिसेंट्रलाइज्ड है, जहां पहचान लेजर आधारित है। अब लोग सोच में पड़ गए, मैं किस सिस्टम में रहूं? अब सवाल उठता है, अगर सरकारों को डर था तो उन्होंने बैन क्यों नहीं कर दिया? दोस्तों, किसी भी देश की सरकार इसे बंद कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यह किसी एक सर्वर पर नहीं था, यह किसी एक कंपनी के पास नहीं था, यह किसी एक देश में नहीं था, यह लाखों नोड्स पर फैला हुआ था। मतलब यह इंटरनेट जैसा बन चुका था और इंटरनेट को आप पूरी तरह बैन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सबसे हैरान करने वाले मोड़ की, पाई नेटवर्क का मार्स तक पहुंचना। जब इंसान ने मार्स पर कॉलोनी बसाने की तैयारी शुरू की तो एक सवाल उठा, वहां पैसा क्या होगा? धरती की करेंसी काम नहीं करेगी, क्योंकि धरती और मार्स के बीच टाइम डिले है। सरकारों का कंट्रोल नहीं है, बैंकिंग नेटवर्क नहीं है। मतलब मार्स को चाहिए था एक ऐसा पैसा जो सरकार से आजाद हो, इंटरनेट से चले, कोड से कंट्रोल हो और ग्लोबल हो। अब सवाल आया, इतने सारे ब्लॉकचेन हैं, फिर पाई नेटवर्क ही क्यों? 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, पाई नेटवर्क का लेजर पहले से ही मास अडॉप्शन पर बना था। दूसरी, इसमें डिजिटल आइडेंटिटी लेयर थी जो हर यूजर को एक यूनिक पहचान देती थी। तीसरी, इसका कंसेंसस सिस्टम कम एनर्जी में काम करता था। मतलब मार्स जैसे ग्रह पर जहां बिजली की कीमत सोने जैसी है, वहां पाई नेटवर्क सबसे प्रैक्टिकल था। इंटरप्लैनेटरी लेजर क्या होता है? अब यहां एक नया शब्द आया, इंटरप्लैनेटरी लेजर। मतलब ऐसा लेजर जो सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि कई ग्रहों पर एक साथ सिंक हो। पाई नेटवर्क ने इसके लिए डिलेड कंसेंसस मॉडल बनाया, जहां धरती और मार्स के नोड्स अलग अलग ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन कुछ घंटों में एक ग्लोबल ब्लॉक में मर्ज हो जाते हैं। मतलब नेटवर्क ने स्पेस टाइम की लिमिट को कोड से हराना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो सच में अलग लगी हो, अगर आपकी सोच थोड़ी सी भी हिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में लिखो, क्या पाई नेटवर्क सच में भविष्य की सरकार बन सकता है या यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।